हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और मैं लेकर आ गया हूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यवसायिक संचार या संप्रेषण जो आप बोलना चाहें, उसके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम सारे लघु उत्तरीय प्रश्न फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपकी सारी यूनिट भी कवर हो जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और एक छोटा सा मैसेज मेरा उन बच्चों के लिए है जो ये कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ा लेट वीडियो लेकर आए हो। देखो, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आज संडे है, मुझे थोड़ा पर्सनल मेरे दूसरे काम भी होते हैं और मुझे आज एक इवेंट में भी जाना था। तो इसके लिए फिर भी मैं टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ रात को, जबकि मैं बहुत थक चुका हूँ उसके बाद भी। तो प्लीज़ आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कभी कभी टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, क्योंकि क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद वीडियो बनाना पड़ती है। आई होप आप समझोगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीडबैक का महत्व बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट। आप फीडबैक क्या होता है बेटा? जब हम बिजनेस में कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब व्यवसायिक में संचार करते हैं, तो सबसे अंतिम जो बिंदु होता है, अंतिम चरण जो होता है एक संचार प्रक्रिया का, वो होता है बेटा फीडबैक, जो ये पुष्टि करता है कि संचार सफल रहा कि नहीं। जैसे कि मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे लास्ट में फीडबैक लूंगा कि आप तक मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची। आप बोलोगे सर आपकी बात पहुंच गई, इसका मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन था वो सफल हुआ। यह प्रेषक की यह जानने में मदद करता है कि क्या प्राप्तकर्ता ने संदेश को उसी अर्थ में समझा है जैसा कि प्रेषक ने भेजा था। प्रेषक कौन है? हम, जिनको इंग्लिश में सेंडर बोलते हैं। प्राप्तकर्ता कौन है? रिसीवर, जो हमारा मैसेज रिसीव कर रहा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हम जो सामने वाले को समझाना चाहते थे, सामने वाले ने वो चीज सही समझी है या नहीं। कई बार ऐसा होता है बेटा कि हम बोलते कुछ और है लेकिन सामने वाला कुछ और समझ लेता है उसका मतलब। तो वो फीडबैक से पता चलता है आपको। यदि फीडबैक सही नहीं है तो प्रेषक अपने संदेश को फिर से स्पष्ट करता है। मान लो उसको जो उसने फीडबैक दिया, आपको लगा कि नहीं यार ये गलत समझ गया, तो हम फिर से क्लेरिफाई करते हैं उसको, अपना तरीका बदल के भी कोशिश करते हैं कि सही समझ जाए वो। अगर फीडबैक ना हो तो इसके बिना संचार की प्रक्रिया एक तरफा रह जाएगी। अगर हम लोग आपसे फीडबैक ना लें तो कैसा लगेगा कि कम्युनिकेशन एक तरफा चल रहा है, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा कि संचार का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो संचार को मान्य करने के लिए और भविष्य की बातचीत को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचार के दौरान आने वाली बाधा को पहचान करने में अत्यंत सहायक होता है फीडबैक। देखिए कई बार क्या होता है ना, नॉइज बहुत ज्यादा है, शोर शराबा है, या भाषा की प्रॉब्लम है, या मान लो हमारे बीच में स्तर की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो हम मैसेज सामने वाले को देते हैं वो उस तक सही मात्रा में या कहें तो सही से नहीं पहुंच पाता है। तो वो उसको समझ के सही रिप्लाई करेगा, तभी तो हमारा आगे भी व्यापार अच्छा चलेगा ना। अगर मान लो कोई बाधा है और हमारी बात हमारा सामने वाला जो कस्टमर है या डीलर है वो नहीं समझ पा रहा, तो हमें आगे व्यापार करने में ही परेशानी आएगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्षैतिज संचार, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को उदाहरण से ही समझाइए। देखिए संचार दो तरीके से होता है बेटा, एक होता है लंबवत, एक होता है लंबवत संचार और एक होता है क्षैतिज संचार। लंबवत का मतलब क्या होता है? इसमें विभिन्न स्तर होते हैं। मान लो कि ये उच्च स्तर पे बैठा है ए, फिर इसके नीचे बी जो है वो मध्यम स्तर पे बैठा है और सी जो है निम्नतम स्तर में बैठा है। तो यहाँ पर ए के अंडर में बी आता है, बी के अंडर में सी आता है। तो अगर ये आपस में अगर संचार करते हैं, संप्रेषण मतलब बातचीत करते हैं, तो इसको बोलते हैं लंबवत, जहां पर सभी का स्तर क्या है, अलग अलग। पर क्षैतिज में क्या होता है, यहाँ पर एक जैसे एक संगठन है तो उसमें अलग अलग विभाग होते हैं। और इसमें क्या है, जैसे मान लो एक कंपनी, उसमें ए बी और सी तीन व्यक्ति काम करते हैं। ए बी जो है उस कंपनी का मैनेजर है, प्रबंधक है। बी जो है उसी के एक दूसरे विभाग का मैनेजर है और सी जो है उसके तीसरे विभाग का मैनेजर है। तीनों ही जो है वो प्रबंधक है एक ही कंपनी के, पर इनके विभाग क्या अलग अलग। जैसे कि मान लो ये जो व्यक्ति है ये प्रोडक्शन देखता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन देखता है। दूसरा व्यक्ति जो है विक्रय देखता है और तीसरा व्यक्ति क्या देखता है, ये देखता है हमारा प्रबंधन मतलब मार्केटिंग वगैरह का काम ही देखता है। और तीनों ही अपने स्तर पे क्या है, एक प्रबंधक है यानी मैनेजर है।
तो ये एक ही लेवल पे है, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज संचार। अब आइए इसके आंसर पढ़ लेते हैं। इसे पार्श्व संचार भी कहा जाता है। एक ही संगठनात्मक स्तर, जैसे समान विभाग के कर्मचारी समान स्तर के अलग विभाग के प्रबंध पर काम करने वाले व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विभागों के बीच में समन्वय, तालमेल बिठाना, कार्य प्रणाली में एकरूपता लेकर आना। उदाहरण के लिए मैंने आपको बोला था, एक कंपनी में जैसे सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, वो आपस में मिलके उत्पाद प्रमोशन यानी प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए चर्चा कर रहे हैं या परियोजन का कार्य कर रहे हैं, तो ये होता है क्षैतिज संचार। दोनों ही मैनेजर्स हैं और दोनों ही क्या है, सेम लेवल पे है एक ही कंपनी के, तो ये होता है क्षैतिज संचार। लंबवत में क्या होता है, उनका स्तर क्या होता है, अलग अलग। क्षैतिज में सभी प्रबंधक नेचर के होते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे पत्र लेखक के 4 गुण बताइए। देखिए ज्यादा भी आ सकते हैं, आप बहुत मन से लिख सकते हैं। एक प्रभावी जो लेखक होता है, जो पत्र लिख रहा है, उसमें कुछ गुण होना बहुत अनिवार्य है। पहला, भाषा में स्पष्टता और सरलता। देखो आपको इन पॉइंट को लिख के डिटेल में एक्सप्लेन करना है। लेखक जो भी पत्र लिख रहा है उसकी जो भाषा है, जो बात है, वो सरल शब्दों में लिखनी चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके मन में कोई भ्रम ना आए, सीधा साधा जो हम संदेश भेज रहे हैं वो समझ पाए। भाषा मुहावरेदार या घुमावदार नहीं होना चाहिए। दूसरा, विषय वस्तु का ज्ञान। जो लेखक होता है वो जिस बारे में पत्र लिख रहा है, जिस विषय के ऊपर पत्र लिख रहा है, उसे उस विषय की पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगर मान लो जो पत्र लिख रहा है उसको उस विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो कभी भी वो एक अच्छा पत्र नहीं लिख पाएगा। तीसरा पॉइंट है, लहजे में विनम्रता और शिष्टाचार। जब वो पत्र लिखता है तो सदैव विनम्र और व्यावसायिक होना चाहिए। मतलब आप भले कोई भी कंडीशन हो, कितनी भी चुनौती हो, विषय कितना भी डिफिकल्ट हो, हमेशा आपको विनम्रता के साथ और शिष्ट आचार के साथ वो पत्र लिखना चाहिए। चौथा है, संक्षिप्तता और पूर्णता। पत्र कभी भी हमको बिना मतलब का बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। पर यह भी ध्यान रखना है कि इतना छोटा भी मत लिखो कि उसमें इंपॉर्टेंट बातें छूट जाए। सारी आवश्यक बातें उस पत्र में आना चाहिए। अगला प्रश्न है, मौखिक और लिखित संचार के बीच मुख्य अंतर बताइए। देखिए मौखिक संचार क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों का उच्चारण बोलकर किया जाता है। जब हम किसी से बोल के बातचीत करते हैं तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। ये एक तीव्र संचार होता है, इसमें हमें फीडबैक भी तत्काल मिल जाता है। मान लो हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वो भी जवाब देता है ना उधर से, तो तुरंत हमें फीडबैक मिल जाता है, जो इसे व्यक्तिगत और लचीला बनाता है। मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है और कम खर्चीला भी होता है। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम भी है कि भविष्य में इसका कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है। भाई बोली हुई बातों से तो इंसान तुरंत पलट जाता है कि मैंने बोला ही नहीं ऐसा। वहीं इसके विपरीत अगर बात करें लिखित संचार की, तो ये क्या होता है, औपचारिक होता है, व्यवस्थित होता है और तार्किक होता है। फिर भविष्य में हम इसका स्थायी रिकॉर्ड रख सकते हैं, कानूनी के लिए या प्रशासनिक प्रमाण के लिए इसका रिकॉर्ड होता है हमारे लिए। लेकिन बस इसके भी डिफिकल्टी, कमियां हैं कि ये थोड़ा धीमा होता है। इसमें हमें तत्काल जो उनकी प्रक्रिया, जो प्रतिक्रिया बोलते हैं, फीडबैक नहीं मिलता है। क्योंकि जब आप किसी को लिख के लेटर दोगे, वो पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद जवाब देगा अपना, तो फीडबैक आने में भी समय लगता है। तो ये मेन आपके 2 डिफरेंस है, मौखिक और लिखित समाचार में, संचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपत्र या सर्कुलर लेटर के मुख्य उद्देश्य क्या है। बेटा परिपत्र या सर्कुलर लेटर का मुख्य उद्देश्य होता है जब आपको एक ही जो आपका मैसेज है वो आपको एक ही समय में बहुत सारे लोगों को देना हो। जैसे कि मान लो हमारी कंपनी है और वो कंपनी अब एक नई शाखा या नई ब्रांच खोलने वाली है और वो चाहती है कि उसके सारे जो कस्टमर है पुराने, उनको ये जो है खबर पहुंचा दी जाए। तो उसके लिए वो परिपत्र यानी सर्कुलर लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों, जैसे ग्राहक हुए, कर्मचारी हुए, शेयर धारक हुए, उनको सामान्य या आवश्यक जानकारी प्रदान करना होता है। इसके मुख्य उद्देश्य में वो चीज शामिल है जैसे कि आपको नए उत्पाद या सेवा का परिचय देना हो, कार्यालय का पता बदलना है तो उसकी सूचना देना हो, कंपनी कोई नई पॉलिसी, नई नीति बना रही हो उसके बारे में सूचना देना हो, कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो उसकी घोषणा देना हो, नई शाखा का उद्घाटन कर रहे हो। तो ये सूचना पहुंचाने का सबसे सस्ता, किफायती और कुशल तरीका क्या होता है कि एक ही संदेश को कई लोगों को समान रूप से भेजा जाए।
उस पत्र को बोलते हैं परिपत्र या सर्कुलर लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को परिभाषित कीजिए। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा मौखिक और लिखित, वो है कौन सा, वर्बल। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नॉन वर्बल। इसमें क्या होता है, शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं, शब्दों के जगह पर हम संकेतों का उपयोग करते हैं। देखिए, गैर मौखिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें शब्दों का प्रयोग किए बिना संकेतों या शरीर की भाषा के माध्यम से हम उसके अर्थ के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार हमको लगता है कि सबके सामने हमको शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से शरीर की भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, चेहरे के हाव भाव दिखाते हैं, हाथों को हिलाना, आंखों का संपर्क जैसे आंखों से इशारे करना, आवाज का लहजा टोन चेंज कर देते अपन अचानक से, या फिर एक दूसरे से कितनी दूरी बनाए रखते हैं, ये भावना और दृष्टिकोण को शब्दों की तुलना में अधिक स्पष्टता और गहराई से व्यक्त करने में सक्षम होता है। देखिए सिंपल है, जब हमको लग रहा है कि शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, फिर भी हम अपने बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, हाथों के द्वारा, आंखों के द्वारा हम जब दूसरे से हमारी जो संचार है वो कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं गैर मौखिक संचार। अगला प्रश्न है, बैठक में एजेंडा के महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए, जब भी आप किसी बैठक में जाते हैं तो बैठक में एजेंडा का मतलब क्या होता है। एजेंडा मतलब कि आप उस जो मीटिंग हो रही है या जो बैठक हो रही है उसमें किस बारे में डिस्कशन करने वाले हो, कौन कौन से पॉइंट है जिसके ऊपर उस मीटिंग में बात होने वाली है, उसको हम एजेंडा में लिख लेते हैं। तो एजेंडा एक विषयों की लिखित सूची होती है जिन पर चर्चा की जानी है। इसका महत्व अत्यधिक है क्योंकि क्या महत्व है, पहला, यह पूरी बैठक को एक निश्चित दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। भाई जब भी बैठक हो रही है तो सबको पता होता है कि बैठक किस लिए हो रही है और इस बैठक को करने का मेन उद्देश्य क्या है। दूसरा, यह समय प्रबंधन सुनिश्चित करता है जिससे बैठक निर्धारित समय पे पूरी हो सके। अगर देखो टॉपिक पहले से पता होगा तो सभी लोग क्या करेंगे, उसको जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर वो मीटिंग खत्म कर देंगे। वरना क्या होता है, फिर अगर मीटिंग करने बैठे तो कई बार मेन बात छूट जाती है और बहुत सारी फालतू की बातें हो जाती है। तीसरा, यह बैठक में भाग लेने वाले सदस्य को पहले से तैयारी करने का मौका देता है। जो जो उस बैठक में आने वाले हैं उन सभी को उस एजेंडा के बारे में पता होता है कि इस बैठक में इस बारे में बात होने वाली है, ताकि आप लोगों को जो भी तैयारी करना है आप उस मीटिंग में या उस बैठक में आने के पहले तैयारी करके आ सको। यह चर्चा को विषय से भटकने से रोकता है और बैठक के अंत में सार्थक परिणाम निकालने में सहायक होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चर्चा करते करते कुछ की कुछ बात निकल जाती है। कई बार होता है ना कि हम मान लो अपने घर पे मम्मी पापा से कुछ बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आप मान लो यहाँ कुछ और बात कर रहे हो कि मम्मी मेरे को थोड़ा सा दोस्तों के साथ में बाहर घूमने जाना है, और मम्मी पापा उस बात को कहीं और से निकाल के घुमा फिरा के और फिर तुम्हारी पढ़ाई पे जाते हैं, तू तो पढ़ता ही नहीं, नाकारा है, ये है वो। मतलब बात कहाँ चल रही थी और वो फिर कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ चली जाती है। होता है ना, ऐसा रिलेट करा होगा आपने सबने इससे। तो इसीलिए उसका कभी उस बैठक का रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि घर में तो हम एजेंडा फिक्स कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक व्यवसाय में ईमेल के महत्व को समझाइए। बेटा ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको तैयार कर लीजिएगा। आधुनिक व्यवसाय में ईमेल संचार का सबसे सशक्त और अनिवार्य माध्यम बन गया है। अगर आपको मॉडर्नाइजेशन में जो भी बिजनेस करना है तो उसमें ईमेल बहुत मेन हो गया है। इसके तहत मुख्य कारण ये है कि ईमेल तेज होता है, इसको भेजने में लागत भी कम लगती है, इसके माध्यम से हम पूरी दुनिया में कहीं भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज तुरंत भेज सकते हैं। इसमें पुरानी बातों का रिकॉर्ड आसानी से खोजा जाता है। जब आप ईमेल भेजते हैं तो उसका आपके पास एक पुराना रिकॉर्ड रहता है। ईमेल का उपयोग करके एक साथ अनेकों लोगों को संदेश प्रसारित किया जा सकता है। अगर एक मैसेज हमको सारे दोस्तों को या सारे लोगों को भेजना है तो ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, जो आज वैश्वीकृत व्यापार में समन्वय के लिए आवश्यक है। और जो आप ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से वैश्वीकरण की मदद से हम पूरे व्यापार कर पा रहे हैं, प्रसार कर पा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर पा रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन के लिए भी ईमेल बहुत जरूरी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेफरेंस लेटर क्या है। क्रेडिट रेफरेंस लेटर एक आधिकारिक अनुरोध पत्र है जिसमें एक विक्रेता माने जो सेलर होता है वो उसके जो संभावित खरीदार होते हैं उनकी वित्तीय साख की जांच करने के लिए लिखता है। जैसे मान लो आप सेलर हो, आपकी शॉप है, कोई व्यक्ति आपकी दुकान पे आया है कि मुझे आपके यहाँ से
सामान खरीदना है बल्क में, मान लो बहुत ज़्यादा सामान खरीदने वाला है आपसे वो, पर वो चाह रहा है कि आप थोड़ा सामान उसको क्रेडिट में दे दो, तो भाई ऐसे तो कोई भी सेलर तुरंत क्रेडिट में देगा नहीं। पहले वो जांचेगा कि भाई आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए जो पत्र लिखता है उसको बोलते हैं क्रेडिट रेफरेंस लेटर। अब बच्चों के मन में डाउट आता है, सर ये किसको लिखते हैं? तो विक्रेता उस खरीदार के बैंक या उसके पिछले व्यवसायिक सहयोगियों को पत्र लिखकर ये पूछता है कि क्या ये भुगतान करने में सक्षम है कि नहीं, भरोसेमंद है कि नहीं। देखो आपके बैंक से उसको नॉलेज मिल जाता है कि आपका बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कैसा है। फिर अगर आपने इसके पहले किन्हीं से सामान खरीदा होगा तो उनसे भी नॉलेज मिल जाता है कि आप टाइमली पेमेंट करते हो कि नहीं। तो ये पत्र विक्रेता को व्यवसायिक जोखिम को कम करने में हेल्प करता है, ताकि अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको ज़्यादा रिस्क ना हो। अगला प्रश्न है भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर क्या है? देखिए जब भी हम संप्रेषण या संचार करते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आएगा, बट अभी कभी शॉर्ट में आ जाए मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ, लॉन्ग में भी करेंगे। भौतिक बाधाएं वे पर्यावरण कारक हैं जो संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने से रोकती है। प्रेषक माने जो मैसेज दे रहा है, प्राप्तकर्ता जो रिसीव कर रहा है। तो जब हमारा मैसेज दूसरे के पास जा रहा है और वो नहीं पहुंच पा रहा है पर्यावरणीय कारणों की वजह से, तो उसको बोलते हैं भौतिक बाधा है। उदाहरण के लिए बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो हमको सामने वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दूसरा बहुत अधिक दूर है, जो आमने सामने बात करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। मान लो कई बार आपका फ्रेंड रोड के उस पार है, आप रोड के इस पार हो, बीच में गाड़ियां चल रही, तो हम बोल रहे हैं लेकिन उसको आवाज क्लियर नहीं जा रही है। या हम जब बात करते हैं, मान लो वीडियो कॉल करते हैं, इंटरनेट वीक चल रहा है या टेलीफोन कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, बैठने की असुविधाजनक व्यवस्था या खराब प्रकाश वाली बैठक रूम। मान लो आप जहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ लाइटिंग प्रॉपर नहीं, हम देख ही नहीं पा रहे कौन बात कर रहा है हमसे। या वहां पर क्या जहाँ हम बैठे हैं ना, मान लो अभी गर्मी का टाइम, पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं है, आपको गर्मी लग रही तो आपका ध्यान वहां जा रहा है, आप इधर बात पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये बाधाएं संदेश को स्पष्टता को कम कर देती है, जिससे गलत फहमी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। स्टार्ट करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और अभी तक जिसने कंजूसी करी हो, वीडियो को लाइक नहीं करा, वो लाइक अभी कर दो। संचार प्रक्रिया को मॉडल के साथ विस्तार से समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हर बार जब जब आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर हुआ है, जिस भी यूनिवर्सिटी में हुआ है, ये क्वेश्चन आया है। तो संचार प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया है। चक्रीय मतलब साइकिल में चलती है यह। इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी हम सूचनाओं को लेन देन करते हैं। इसका मॉडल किन चरणों से बना है? पहला होता है प्रेषक, इसको हम सेंडर बोलते हैं। देखिए आप एक प्रॉपर मॉडल बना लेना। जैसे आपने यहाँ लिखा पहले प्रेषक। प्रेषक कौन होता है? जो हमारा मैसेज देता है, ये जो व्यक्ति होता है जो संदेश भेजना चाहता है। दूसरा होता है इनकोडिंग। प्रेषक अपने विचारों को भाषा, संकेतों या प्रतीकों में बदलता है। जैसे कि प्रेषक के मन में विचार आ रहा है, मान लो आप अपने दोस्त से कम्युनिकेट करने वाले हो कि कल के पेपर के लिए मैंने ये तैयारी करी है, तो आप उसको या तो शब्दों में या फिर कोई संकेतों में या फिर कोई इमोजीज वगैरह में ट्रांसलेट करके भेजोगे, तो वो होता है आपका इनकोडिंग। तो प्रेषक के बाद जो अपना अगला स्टेप होता है वो होता है एनकोडिंग। मतलब आप जो है किसी भी संकेत वगैरह में या भाषा में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे आपने उसको भाषा में कन्वर्ट करा, फिर का क्या होता है, वो एक संदेश बन जाता है। संदेश मतलब क्या बन जाता है? पूरा मैसेज प्रॉपर, वो बन जाता है एक संदेश। ठीक है, संदेश को आप जो भेजना चाहते हो उसके लिए कोई आपको चैनल चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, जिस माध्यम के थ्रू आप वो दूसरे तक पहुंचाओगे। तो संदेश क्या होता है फिर बेटा? एक माध्यम या चैनल के थ्रू गुजरता है। जैसे मान लो आप व्हाट्सअप कर रहे हो तो व्हाट्सअप वो माध्यम हो गया। ठीक है, इस जैसे ईमेल हो गया, फोन हो गया, पत्र हो गया। प्राप्तकर्ता कौन है? रिसीवर। मान लो आपका फ्रेंड है, यहाँ पर हो गया प्राप्तकर्ता, जिसके पास वो चीज आई है। ठीक है, प्राप्तकर्ता हो गया जिसको आप संदेश देना चाहते थे। अभी क्या करेगा? जब रिसीव करेगा तो रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगा? डिकोड। डिकोड करेगा मतलब उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेगा, और डिकोड करने के बाद ये क्या करेगा? अपना फीडबैक देगा। क्या देगा? अपना फीडबैक। फीडबैक मतलब कि क्या इसको समझ में आया क्या नहीं, और ये वापस प्रेषक तक आ जाता है। तो ये पूरा इसी सर्कल में चलता रहता है। यही आपको पूरा डायग्राम भी बनाना है और इसी को एक्सप्लेन भी करना है अच्छे से। एक बार मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ।
संचार प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। पहला मॉडल है प्रेषक, वो व्यक्ति जो संदेश भेजना चाहता है। इनकोडिंग, प्रेषक अपने विचारों को भाषा, संकेत, प्रतीकों में बदलता है। तीसरा संदेश, वो जानकारी जिसे हम भेजना चाहते हैं। चौथा चैनल, वो माध्यम जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है, ईमेल, फोन या पत्र द्वारा। प्राप्तकर्ता, वह व्यक्ति जिसे संदेश प्राप्त हो रहा है। उसके बाद होता है डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ निकालता है कि भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको। कई बार हम दोस्तों से कोड वर्ड में बात करते हैं जिसके कोड का मतलब हमें और हमारे दोस्तों को पता होता है, तो जैसे ही आपने वो कोड उसको भेजा तुरंत पढ़ के समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो और फीडबैक देगा फिर वो आपको। प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देके बताता है कि संदेश समझा कि नहीं समझा, बीच में कोई शोर या बाधा तो नहीं आई। अब मैंने आपको बोला था ये संचार में आने वाली मुख्य बाधाएं कौन कौन सी डिटेल में पढ़ेंगे हम, और दूर करने के उपाय भी बताना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संचार की प्रभावशीलता को कम करने के लिए जो उसमें बाधाओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है जिससे जो प्रभाव होना चाहिए वो कम हो जाता है। लेकिन ये ऐसी बाधाएं हैं जिनको हम कुछ अगर सावधानी रखें तो इन बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। पहली बाधा है भौतिक बाधाएं। जैसे मान लो जब आप बातचीत कर रहे हो, वहां बहुत शोर है, आप बहुत दूर खड़े हो, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, उपकरण की प्रॉब्लम है, ये होता है बेटा भौतिक। दूसरा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जैसे प्रेषक या प्राप्तकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, डर या अविश्वास। मान लो कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो आपको दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, या डर है, या पहले से आपने इमेजिन कर लिया कि फालतू बात ही करेगा। तो कई बार क्या होता है हम इमेजिनेशन की वजह से उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, या कई बार हम अपने मनोवैज्ञानिक कारणों से, मान लो आप बहुत गुस्से में हो तो आप उसकी बातों को फिर गलत ही ले लेते हो। शब्दार्थ बाधाएं, कई बार क्या होता है जो आप भाषा का उपयोग कर रहे हो बहुत जटिल है, बहुत टेक्निकल वर्ड आपने यूज कर लिए हैं, या शब्दों के गलत अर्थ निकलते हैं, तो उससे क्या होता है कि सामने वाला पढ़ के सही नहीं समझ पाता। कई बार जैसे आप देखते हो ना डबल मीनिंग की बातें बहुत सारी हो जाती है, तो वो चीजें आपको नहीं करना चाहिए संचार में, हम अगर फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो। संगठनात्मक बाधाएं, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहां पे बहुत कठोर नियम है। कठोर नियम जैसे कि आप जो लोअर लेवल के वर्कर है टॉप लेवल से बात नहीं कर सकते। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, पूरी पावर जो है वो सेंट्रलाइज है, मतलब जो टॉप लेवल है उन्हीं के पास है। सूचना का सही समय पर ना पहुंचना, कई बार टॉप लेवल से लोअर लेवल तक बातें टाइम पे नहीं पहुंचती, एक चेन फॉलो करना पड़ती है, या कई बार लोअर लेवल से बात टॉप लेवल पे नहीं पहुंचती है, तो वो समस्या भी होती है। अब इन बाधा को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज तो सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सक्रिय श्रवण, जब सामने वाला बोले तो हमको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप एक्टिव लिसनर हो, ध्यान से सुन सकते हो, तो आप हमेशा सही कम्युनिकेट कर पाओगे, समझ के उसका आंसर दे पाओगे। उचित माध्यम चुने, जब आप किससे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो माध्यम सही होना चाहिए। जैसे आपको लग रहा है कई बार हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो वीडियो कॉल पे क्या होता है वॉइस कटती है, ब्रेक होती है, तो हम तुरंत बोल देते हैं यार वीडियो कॉल पे आवाज नहीं आ रही, एक काम कर कॉल कट कर, अपन तो नॉर्मल वॉइस कॉल पे बात करते हैं, होता है ना ऐसा। या फिर बहुत शोर आ रहा है तो हम मैसेज पे बात कर लेते हैं, ये भी होता है। सही माध्यम चुनना जरूरी है और एक ऐसा वातावरण विकसित करें जहां फीडबैक को सकारात्मक रूप से लिया जाए। और अगर आप किसी कंपनी में या संगठन में काम करते हो तो आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट बनाना है ताकि कोई भी इंसान अगर आपके पास फीडबैक लेके आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, ना कि आप उस पर गुस्सा हो जाओ। आपको फीडबैक को भी सकारात्मक रूप से लेना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श व्यवसायिक पत्र की मुख्य विशेषताओं और संरचना का वर्णन कीजिए। बेटा यहाँ तो पत्र के बारे में बात करिए। अगर आपको एग्जाम में ये बोल दे कि एक आदर्श संचार माध्यम की मुख्य विशेषता बताओ, पत्र हो या संचार हो, उनमें 7C, ये 7C बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7C होते हैं तभी संचार अच्छा होता है, तभी एक पत्र अच्छा होता है। पहला C होता है बेटा क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। जो भी आप पत्र लिख रहे हो उसके पहले क्लियरिटी होना चाहिए। वैसे जब आप किससे बात करते हो तो बात करने के पहले क्लियरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। कंसाइसनेस मतलब होता है संक्षिप्तता। जब आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो तो बातों को शॉर्ट रखो, संक्षिप्त रखो, मतलब वर्ड टू वर्ड बात करो, जो काम की बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहिए। तीसरा करेक्टनेस, शुद्धता।
जब आप बातें जो कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई गलतियां नहीं होना चाहिए। कंप्लीटनेस, पूर्णता, जब आप लेटर भी लिखते हो तो लेटर लिखते वक्त वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यह संक्षिप्त करना था तो आपने कुछ काम की बातें छोड़ ही दी। तो अभी अपन ने 4 पढ़े हैं। पहला स्पष्टता, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। शुद्धता मतलब कोई भी उसमें ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग की प्रॉब्लम या मात्राओं की गलतियां नहीं होना चाहिए। पूर्ण मतलब कंप्लीट होना चाहिए। आपकी जो लिखने का टोन है विनम्रता, विनम्र या कर्टेसी होना चाहिए। कॉन्क्रीटनेस, ठोस जानकारी, भाई आप बिल्कुल अगर लेटर लिख रहे हो तो कोई मकसद होगा आपका, वही जानकारी दो जो जरूरी है। और कोहेरेंस, सुसंगतता, है ना, मतलब संगत भी होना चाहिए जो आप लेटर लिख रहे हो। तो ये आपको कुछ 7 C's ध्यान रखना है जो बहुत जरूरी होते हैं। अब आपको संरचना के बारे में बोला है कि एक लेटर दिखता कैसा है, किस तरीके से लिखते हैं, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, पहले शीर्षक होता है लेटर का, फिर जो संस्था का विवरण है वो डालेंगे हम, दिनांक डालेंगे, प्राप्तकर्ता का पता डालेंगे, विषय डालेंगे, अभिवादन डालेंगे, पत्र का मुख्य भाग लिखेंगे, उसमें प्रस्तावना, मुख्य सूचना, निष्कर्ष तीनों होगा, मतलब बॉडी जिसको हम बोलते हैं। लेटर हम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं ना, वो बॉडी। विदाई मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, जैसे भवदीय, आपका आज्ञाकारी, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो। साक्षात्कार, संलग्नक का मतलब होता है इनक्लोजर, मतलब जब भी आप लेटर लिखते हो तो अगर उसके साथ में कोई फोटोकॉपी लगा रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, तो संलग्नक करके हम दस्तावेज साथ में अटैच कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक लेटर का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा किस तरीके से प्रॉपर लेटर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा कीजिए। जब आप एक रिपोर्ट बनाते हैं तो निर्णय लेने के लिए डाटा प्रदान करती है, मतलब व्यवसाय रिपोर्ट जो होती है वो आपको ये बताती है कि कैसे डिसीजन लेना है, क्या क्या निर्णय आपको लेना है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? पहला, उद्देश्य की परिभाषा। सबसे पहले ये स्पष्ट करना है कि रिपोर्ट क्यों लिखी जा रही है। जब भी आप किसी टॉपिक पर रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो ये जरूरी है कि वो रिपोर्ट हम क्यों लिख रहे हैं। दूसरा, उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग डाटा संग्रह करना, डाटा इकट्ठा करना, सूचना लेना, तथ्य इकट्ठे करना। जब भी हम किसी चीज पर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसके बारे में सारे फैक्ट जानना जरूरी है। विश्लेषण, अब मान लो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई तो डाटा को समझो और फिर उससे निष्कर्ष निकालो। रूपरेखा तैयार करना, कि आपकी रिपोर्ट के की पॉइंट्स क्या क्या हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको की पॉइंट दे रखे हैं, अब इन्हीं को लेकर आपको अपना बड़ा आंसर लिखना है। प्रारूपण मतलब ड्राफ्टिंग करते हो, बनाना शुरू करते हो, उसको लिखना शुरू करते हो एक एक करके। समीक्षा और संपादन, एक बार लिखने के बाद आप व्याकरण की त्रुटियां चेक करते हो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तथ्य सही लिखे है ना। कई बार क्या होता है बेटा, लिखने में हमसे मिस्टेक हो जाती है कई बार, और जब सब चेक करने के बाद हम उसको अंतिम रूप देते हैं और रिपोर्ट को अंतिम बार सही कर देते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुख्य रूप से कार्यकारी सारांश, प्रस्तावना, कार्यप्रणाली, निष्कर्ष और सिफारिश होनी चाहिए। तो ये थी आपको एक रिपोर्ट तैयार करने की प्रॉपर प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध सूचना प्रणाली MIS क्या है, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो पहले तो MIS का फुल फॉर्म होता है प्रबंध सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, ये एक संगठित प्रणाली है जो व्यापार के संचालन से संबंधित डाटा को एकत्र करती है, उसे प्रोसेस करती है और उसे निर्णय लेने के लिए उपयोग जानकारी में बदलती है। जैसे जब भी आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है तो उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो, प्रोसेस करो और उससे रिजल्ट निकालो, ताकि हम आने वाले समय पे क्या क्या काम करने वाले हैं उससे हमको आइडिया मिल जाए। अब जो ये प्रबंध सूचना प्रणाली MIS है, इसका महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व, जो मैनेजर होते हैं, प्रबंधक, उनको सटीक और समय पर रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे वो व्यापार में योजना बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उनका जो बिजनेस है वो और एफिशिएंट तरीके से रन हो जाता है। यह संस्थाओं के आवंटन, यह संसाधनों के आवंटन, संसाधनों का आवंटन का मतलब होता है कि जो जो आपके पास साधन है जो आप बिजनेस में लगाने वाले हो, रिसोर्सेज, चाहे वो पैसा हो, चाहे मशीन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या आप जो भी चीज बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको उसको यूज करना है। समन्वय में सुधार करती है, आप जो भी काम कर रहे हो कोऑर्डिनेशन में कर सको, और व्यापार में आने वाली समस्या का त्वरित मतलब जितनी जल्दी हो सके उतना विश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये थे टॉप 5 लॉन्ग क्वेश्चन। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और हैं, हम वो और देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन और है बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके लिए है, बैठक क्या है, कंपनी की मुख्य बैठकों के प्रकार को समझाइए।
तो बैठक का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी एक समान उद्देश्य के लिए इकट्ठा होना। जैसे दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं, उनको किसी कॉमन टॉपिक के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए अगर कहीं बैठे हैं, वो इकट्ठा हुए तो उसको बैठक बोलते हैं। इसके मेन प्रकार क्या होते हैं? वैधानिक बैठक, मतलब किसी कंपनी में होती है ना, कंपनी के गठन के बाद पहली बैठक होती है। दूसरा वार्षिक आम बैठक, एजीएम जिसको बोलते हैं, जो हर साल में एक बार कंपनी में होना अनिवार्य है। असाधारण आम बैठक, जो इमरजेंसी या तत्काल के मामलों के लिए होती है। और बोर्ड मीटिंग, जो कंपनी के जो निर्देशक होते हैं उनकी बैठक होती है कंपनी की महत्वपूर्ण पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए। अब आप इनको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। अब ये गैर मौखिक संचार के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में भी समझाया था। अब एक बार इसमें और देख लेते, इसके प्रकार भी समझा देता हूँ आपको मैं। गैर मौखिक क्या होता है? जहां पर हम संदेश देने के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना शब्दों के। इसके प्रकार है, पहला काइनेसिक्स, मतलब होता है बेटा शरीर की हलचल, मतलब शरीर के हाव भाव दिखाना। दूसरा है प्रोक्सेमिक्स, मतलब कोई स्थान या जगह का प्रयोग करना। तीसरा है क्रोनोमिक्स, समय का महत्व या समय का उपयोग करना। चौथा है हैप्टिकस, स्पर्श, टच करके बताना। पांचवा पैरालिंग्विस्टिक, आवाज की पिच या टोन, जैसे कई बार कम्युनिकेट करना तो हम जोर से, धीरे से, साउंड अपर बॉटम करके सामने वाले को मतलब समझा सकते हैं। और आर्टिफैक्ट्स, मैंने कपड़े या दिखावट कुछ करके समझाना। जैसे मान लो अपन को बोलना है कि सामने वाले की शर्ट गंदी हो रही है, तो अपन अपने दोस्त को धीरे से उसको देख के इशारा करते और अपनी शर्ट दिखाते हैं, तो ये क्या होता है? दिखावट। इन तरीकों से भी हम जो है गैर मौखिक संचार कर सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको इन पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, मैं जितना हो सकता था उतना एक्सप्लेनेशन की वीडियो ले आया हूँ आपके लिए। ये आप मन से भी लिख सकते हैं अच्छे से। व्यवसायिक पत्र की संरचना और प्रोफोर्मा, ये मैं आपको ऊपर ही समझा चुका हूँ कि क्या क्या होता है। मुख्य भाग होता है, उसमें प्रेषक का नाम होता है, पता होता है, दिनांक होती है, संदर्भ संख्या होती है, जिसको भेज रहे हैं उसका पता होता है, विषय होता है, फिर अभिवादन में महोदय वगैरह या जो भी हम लिखते हैं। ये पत्र के शरीर में 3 पैराग्राफ होते हैं, शुरुआत, मुख्य सामग्री और निष्कर्ष। फिर लास्ट में हम भवदीय लिखते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, और संलग्न कोई डॉक्यूमेंट लगाना तो वो कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय में ईमेल के लाभ और उपयोग समझाना है। बेटा मैंने ऐसे पॉइंट लिखे हैं, आप इसको डिटेल मन से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ईमेल जल्दी से हो जाता है, क्विक हो जाता है। ईमेल भेजने में कम लागत लगती है, कम खर्चीला होता है। ईमेल हम भारत में बैठ के विदेशों में भी भेज सकते हैं, तो इसकी वैश्विक पहुंच है। ईमेल 24x7 माने 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के अवेलेबल रहता है। इसका रिकॉर्ड रखना भी आसान होता है, और अटैचमेंट की सुविधा, हम ईमेल के साथ में कुछ चीज़ें अटैच करके भी भेज सकते हैं। अब इसका उपयोग कब कब करते हैं? आंतरिक संचार, कंपनी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो, ग्राहकों से बात करना है तो, विपणन मतलब मार्केटिंग वगैरह या न्यूज़लेटर भेजना है तो, किसी को नोटिस देना है या वैश्विक स्तर पे कोई काम करना है तो उसके लिए भी हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक व्यापार में अंतरराष्ट्रीय संचार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भूमिका, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए संचार की बाधा, संस्कृति, समय या समय को पार करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं तो उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। वहां पर समय टाइम अलग चलता है, हमारे अलग चलता है। उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। तो इनके लिए कुछ ऐसा मीडियम निकालना जरूरी है ताकि हम इजीली कम्युनिकेट कर पाए। वैश्विक ब्रांडिंग, अंतरराष्ट्रीय टीम प्रबंध, बाजार अनुसंधान और कानूनी समझौते का समझ होना बहुत जरूरी है। क्रॉस कल्चर प्रशिक्षण इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी हमें उनके कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। अपने कल्चर को नहीं भूलना है, आपको अपने कल्चर को भी अपने साथ रखना है। तो अब मैं आपको एक लेटर का फॉर्मेट दिखाता हूँ कि लेटर कभी आपको बिजनेस लेटर लिखने को आ जाए तो किस तरीके से लिखना है। ये है एक शिकायत पत्र, कंप्लेंट लेटर। सेम टू सेम नहीं आएगा आपको, पर लिखना इसी फॉर्मेट में है आपको, ठीक है। तो सेवा में प्रबंधक, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली, जो भी आपका वहाँ का एड्रेस होगा जिनको आपको कंप्लेंट करना है वो आपको लिखना है। दिनांक डाल देंगे हम, विषय डाल देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिया एग्जाम्पल, खराब वॉशिंग मशीन के संबंध में शिकायत पत्र। महोदय, अब मैंने आपको बताया बॉडी 3 पैराग्राफ में लिखते हैं। पहला, मैं आपका ध्यान अपने हाल ही में खरीदे गए वॉशिंग मशीन, या मैंने मॉडल नंबर मन से लिख दिया है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसे मैंने 20 जून 2026 को आपकी दुकान से खरीदा था। आपको यहाँ पर जो भी उन्होंने कंप्लेंट जिस बारे में दी वो यहाँ लिख देना।
मॉडल नंबर मन से लिख देना, डेट भले ये डाल दो चाहे कुछ भी डाल दो, वो आपकी मर्जी। विषय भी जो उन्होंने दिया हो वो आपको लिखना है। अब सेकंड पैराग्राफ होता है हमारी बॉडी। जैसे दुर्भाग्यवश स्थापना के 2 दिन बाद ही मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। इसमें पानी का रिसाव हो रहा है, मतलब पानी लीक हो रहा है, और वो चालू भी नहीं हो रही है। इसके संबंध में मैंने आपके कस्टमर केयर को फ़ोन किया था, लेकिन अभी तक कोई भी टेक्नीशियन नहीं आया है। देखिए, जो भी आप बॉडी लिखते हैं ना, पहला इंट्रोडक्शन होता है, फिर मुख्य भाग होता है, और आखिरी कंक्लूजन, निष्कर्ष, मैंने हम उनसे क्या चाहते हैं। अब यहाँ कंक्लूजन है, अतः आपसे अनुरोध है कृपया इस समस्या को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द से ठीक करवाएं या मशीन को बदलने की व्यवस्था करें। हमने लिख दिया कि हम क्या चाहते हैं, या तो ठीक करवाओ या बदलने की व्यवस्था करो। धन्यवाद, भवदीय, यहाँ आपका नाम और ये आपका एड्रेस। तो ये होता है कंप्लेंट लेटर। इस तरीके से आपको एक लेटर लिखने को आ सकता है। अब एक सर्कुलर और दिखा देता हूँ कि सर्कुलर कैसे लिखते हैं। कि अभी भी कुछ बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं करा है। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। यहाँ पर सर्कुलर या परिपत्र जो है उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ABC कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिनांक डालना है आपको, संख्या ये मन से लिख देना है आपको। इसमें ये ध्यान रखना कि बीच में ईयर आता है जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो। विषय लिखा है कार्यालय के समय में परिवर्तन के संबंध में। हमने पढ़ा था सर्कुलर, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हमें सभी को जानकारी देना हो, हम नई शाखा ओपन कर रहे हो, हमारी पॉलिसी में बदलाव कर रहे हो, या कार्यालय के समय में परिवर्तन, ऐसा कोई भी संदेश जो सबको देना हो उसके लिए सर्कुलर बनवाते हैं। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की नीति में बदलाव के कारण 1 जुलाई 2026 से कार्यालय का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रहेगा। सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस नए समय का पालन करें। आदेश अनुसार प्रबंधक, मानव संस्थान विभाग। तो ये हो गया आपका पूरा प्रारूप। देखिए, जो भी आप परिपत्र लिखते हैं, सर्कुलर लेटर, ये बहुत बड़ा नहीं होता है। जिस टॉपिक के बारे में बोला हो, शॉर्ट और क्रिस्प इंफॉर्मेशन लिख दो, काम हो जाता है। फॉर्मेट आपको ऐसा ही बनाना है। तो ये थे आपके 10 लघु उत्तरीय प्रश्न और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 20 प्रश्न तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, जबकि मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर आपने इसको भी ध्यान से सुन लिया है तो आप इजीली पेपर देकर आ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी इसको पढ़ के जा सके। और आप सभी को मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसको भी नेक्स्ट सब्जेक्ट में जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ DM कर दें और अपना सिलेबस शेयर कर दें। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर उनको हिंदी मीडियम में चाहिए तो प्लीज़ पहले से बता दिया करें, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं, कितने हिंदी में दे रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता चलता कि कितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है अभी के लिए। तो इसके लिए जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं पहले वो वीडियो लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, आई होप आप समझेंगे। ठीक है गाइस, तो ऑल द वेरी बेस्ट।